तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 96,016 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इस उपचुनाव में। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर। 151 पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और अब शुरू हो चुकी है चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग। 7 बजे से 5 बजे तक का समय है और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, भाजपा की ओर से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं और कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी उनसे मुकाबला कर रही हैं। और इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उपचुनाव चंपावत का इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खटीमा में अपना चुनाव हार गए और चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन्हें विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है और इसीलिए ये उपचुनाव हुआ और ये आज मतदान शाम 5 बजे तक होगा। 96,000 से ज्यादा मतदाता आज मुख्यमंत्री और निर्मला गहतोड़ी, ये जो 2 बड़े उम्मीदवार हैं, इनकी किस्मत का फैसला करने वाले। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। बिल्कुल, तो कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और देखना होगा कि जनता क्या फैसला लेती है। चुनाव प्रचार में कोई कमी किसी भी प्रत्याशी ने नहीं छोड़ी है, लेकिन आज चाबी और आज कह सकते हैं कि गेंद जनता के पाले में है। 3 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता का क्या फैसला है। 3 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन आज वोटिंग का दिन है। जो भी पात्र मतदाता है वो वोट जरूर डाले आज। बिल्कुल, हम तो सभी लोगों से अपील करते हैं चंपावत के मतदाताओं से कि वो जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। 96,000 से ज्यादा मतदाता हैं चंपावत विधानसभा सीट पर और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम के 5 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की कैंडिडेट निर्मला गहतोड़ी के बीच में मुख्य मुकाबला। 3 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे, मतगणना हो जाएगी। लेकिन आज 31 मई की तारीख और सुबह 7 बजे 1 मिनट पहले मतदान शुरू हो चुका है। तो ये चंपावत उपचुनाव का अपडेट भी आपको बता रहे हैं। 151 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा इस सीट पर, जहां कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। 4 ने अपना चुनाव प्रचार किया है। भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी मैदान में हैं। तो आज चंपावत के उपचुनाव हो रहे हैं और आज सुबह 7 बजे से यानी 2 मिनट पहले से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। चलिए, अब चूंकि चंपावत में उपचुनाव शुरू हो गया है, मतदान शुरू हो गया है, तो आपको सीधा वही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट हैं। और पंकज, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने का वक्त है, तो क्या आप दृश्य देख रहे हैं? क्या मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं? चूंकि पहाड़ों में हमने देखा है कि थोड़ा देर से मतदान रंग पकड़ता है। पंकज। राजन, देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं सीधा। आप देखेंगे तो जो मतदाता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से पहले ही तमाम जो मतदाता हैं वो लाइनों में लग गए हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाएगी। इसलिए जो अधिकांश मतदाता हैं वो सुबह ठंड के समय में ही मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम महिलाएँ हैं और आप देखेंगे तो तमाम लोग जो मतदाता हैं इनमें उत्साह भी है, क्योंकि कई दिनों से लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रचार में डटे हुए थे। इसीलिए देखिए तमाम मतदाता यहाँ मतदान करने शुरू कर दिया है उन्होंने। अभी 2 मिनट पहले ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई है और तमाम मतदाताओं के हाथ में पर्ची है और पर्ची के जरिए वो देखिए विक्ट्री का चिन्ह भी दिखा रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक जो उत्साह है तमाम कार्यकर्ताओं में और खासकर जो मतदाता हैं उनमें, वो उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग जो है एंट्री गेट जो है स्कूल का, उस पर खड़े हुए हैं और कुछ लाइन में खड़े हो गए हैं। बात कर लेते हैं। अच्छा है, क्या कहोगे आप? अच्छा, और आप भी यहीं से आए हैं? जी सर जी, कितना उत्साह है, पूरा उत्साह है। धामी जी जिताना है, कैलाश दा को भी जिताना है, समझ लीजिए। उन्हीं की उससे जीत चल रही है। और आज सुबह आज बहुत जल्दी आ गया तो सर सबसे पहले अपना ही वोट पड़ना चाहिए। हाँ, ये क्या क्या मुद्दे क्या क्या है आपके मन में, आप वोट डालने जा रहे हैं? क्या सर विकास का मुद्दा है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या जब धामी जी बन जाते हैं सर, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हमें धामी जी को जिताना है बस। हमें यही मन में है कि धामी जी को कब जिताएं। क्या दिक्कतें क्या है क्षेत्र में? क्या हमारे क्षेत्र में चंपावत में विकास नहीं है, कुछ बेरोजगारी ज़्यादा है, शहरों की हालत खस्ता है बिल्कुल। और धामी जीतेंगे, कुछ
कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे लिए। के वक्त है क्योंकि 1 घंटा बढ़ाया गया है, पहले 8 बजे से मतदान होता था, तो आज वो जल्दी आप आगे सुबह सुबह लाइन में लगे हैं। जी हाँ, गर्मी भी है और विकास का मुद्दा भी है, सब भी है जी। तो काफ़ी उत्साह दिख रहा है। उत्साह दी जी। आप तो युवा हैं, क्या क्या आपके मन में क्या रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? सर धामी जी को जिताना है, यहाँ पे विकास होना है। सर ये देखो कॉलेजों की हाल ये है, टोटी एक भी नहीं है, बच्चे पानी पीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताएं हाँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है स्कूल में, तो बहुत ही कि ज़्यादा मुद्दे क्या है, कुछ भी इस पर चर्चा विकास है करें। नहीं। कैंडिडेट का नाम या दल का नाम न लें। मुद्दे क्या है? आप कैंडिडेट का नाम मत लीजिए, कैंडिडेट तो जो देंगे आप वोट, लेकिन मुद्दे बेसिकली क्या होंगे, आपके क्या मन में रहेगा? सर विकास होना है, हमारे इस एरिया में विकास ही नहीं हुआ है बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तक जब जितने बार भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने सब गढ़वाल के बने, कुमाऊं का कोई बना ही नहीं है, तो इधर का विकास बिल्कुल ही लो है सर। क्या है आपके मन में, किस तरह आपके क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें हैं, जहाँ से आया, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 5 है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और धामी जी आएंगे। आप कैंडिडेट का नाम मत लीजिए, आप बताइए कि मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे जो है बेरोजगारी बहुत है और जो हमारे सीएम बनेंगे वो बेरोजगारी हमारी दूर होगी। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें या उनके क्षेत्र में सड़क पानी बिजली की बात करें, वो तरह की दिक्कतें हैं। सफाई को लेकर कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, तमाम लोगों का ये भी कहना है। और स्कूल के हालात अभी दिखाए हैं, एक स्टूडेंट भी थे यहाँ जो युवा हैं, उन्होंने कहा है कि पानी की बड़ी दिक्कतें हैं स्कूलों में। तो ये सब मुद्दे इनके मन में हैं, उसी को लेकर अभी तमाम मतदाता वोटिंग करने जा रहे हैं। और क्योंकि खास बात यह है कि 1 घंटा वक्त बढ़ाया गया है, पहले अमूमन 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस बार सुबह का जो वक्त है वो 7 बजे से किया गया है, 1 घंटा सुबह का बढ़ाया गया है, दोपहर के बाद। बिल्कुल। और पंकज, समय समय पर आपसे ये अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें आपके माध्यम से हम देखते रहेंगे, आप इसी तरह नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से मतदान चल रहा है और सुबह से ही जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। एबीपी गंगा पर सभी बड़ी तस्वीरें और अहम जानकारियां, वोटिंग परसेंटेज आप समय समय पर हासिल करते रहेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अब राज्यसभा चुनाव की कर देते हैं। इससे जुड़ा क्या अपडेट है जान लीजिए। सपा उम्मीदवारों के बाद आज भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन भरने वाले हैं। बिल्कुल, और नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में सभी नेता नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा के 8 प्रत्याशियों के अलावा सपा समर्थित 3 प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं और आज वक्त है भाजपा के 8 उम्मीदवारों के नामांकन का। सुबह 11 बजे वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 11वीं सीट की फाइट सपा भाजपा में टाई। राज्यसभा के रण में नामांकन का आज आखिरी दिन है, लिहाजा भाजपा के सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो सपा ने अपने कैंडिडेट का नामांकन पूरा कर लिया है। भाजपा के बाकी बचे 2 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान देर रात पार्टी ने कर दिया। अब सभी आज नामांकन करेंगे, जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। सपा ने जहां कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी पर दांव खेला है, वहीं भाजपा ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल, मिथिलेश कुमार, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को राज्यसभा भेजा है। आपको बता दें कि जो नाम अब तक भाजपा ने राज्यसभा के लिए दिए हैं, उनमें सुरेंद्र नागर को छोड़कर बाकी सभी नए हैं। वही सवाल उन 3 मुस्लिम चेहरों का है जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। जिन मुस्लिम नेताओं का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का नाम शामिल है। लेकिन इनमें से किसी भी नेता को अभी तक राज्यसभा के उम्मीदवारों में जगह नहीं मिली। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर है। अगर संसद में उनकी वापसी नहीं हुई तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राज्यसभा के रण में सबसे बड़ी चाल कांग्रेस ने यूपी को साधने के लिए चली, क्योंकि भले ही यूपी से राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस के पास नंबर ना हो, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र
राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजकर एक बड़ी चाल चली। मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान से नामित किया है। अब मैं इस सरकार के खिलाफ जो जनता की आवाज के उसे पूरी ताकत से उठाऊंगा। दरअसल यूपी में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है। 1989 से उसकी यूपी में सरकार नहीं बनी है। मौजूदा समय में उसके सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यूपी सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी राज्य को फतेह कर 2014 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली का रास्ता तय किया। और अगर कांग्रेस को 2024 में कुछ बड़ा करना होगा तो यूपी में खुद को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से यूपी के नेताओं को राज्यसभा भेजकर खुद को यूपी में मजबूत करने का दांव खेला है। लेकिन उसका ये दांव कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी विधानमंडल में होने वाले दंगल की, क्योंकि आज यूपी विधानमंडल का बजट सत्र खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में सरकार हर हाल में यूपी के बजट को दोनों ही सदनों से आज ही पास कराएगी। और ऐसे में लगातार हालात हमलावर जो विपक्ष दिख रहा है वो हंगामे से पीछे भी नहीं हटने वाला है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शुरुआत हंगामेदार रही तो अंत भला कैसा होगा। समाजवादी पार्टी की अंतिम तैयारी भी पूरी है और आज भी सपा सदन में सरकार को घेरने का कोई आखिरी मौका नहीं चूकना चाहेगी। लिहाजा हंगामे के आसार आज भी संभव है। आज पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में सरकार बजट पास कराएगी। इसके लिए पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। सीएम योगी आज सदन में दोपहर 1 बजे करीब बजट पर अपनी बात रखेंगे और बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले भी सदन में शोर शराबा जारी रहा। अखिलेश ने सत्ता पक्ष को यूपी की शिक्षा व्यवस्था से लेकर महंगाई और बजट के मोर्चे पर जमकर घेरा। मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है, ये बजट नहीं बंटवारा है। तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहाँ है? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। हालांकि तमाम गहमा गहमी के बीच 2 ऐसे मौके आए जब अखिलेश की बातों पर सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। पहला तब जब चाचा शिवपाल का जिक्र आया, दूसरा उस वक्त जब अखिलेश ने राहुल गांधी का किस्सा सुनाया। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। अब आज सुबह जब आखिरी दिन सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सपा की रणनीति क्या रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने कल के इस जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कल की कार्रवाई की, उससे आज होने वाले जो हंगामे हैं उसका एक संकेत मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, और अब 8 साल पूरे होने पर पार्टी जन जन के बीच अपने काम गिना रही है। वहीं पीएम मोदी शिमला से गरीब कल्याण सम्मेलन में आज बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आज उन लाभार्थियों के लिए खुशी का दिन है जब पीएम मोदी पहले उनसे संवाद करेंगे, फिर उनके खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री शिमला से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। इस दौरान पीएम गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत देश भर के 17 लाख से ज्यादा लोगों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। फिर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें करीब 21,000 करोड़ की राशि से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ये किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त है, जिसे पीएम जारी करेंगे। इसके अलावा 16 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन शिमला से होगा, जहां वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। जिन 16 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम रूबरू होंगे, वो 9 मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें आवास, पानी, भोजन, स्वास्थ्य पर फोकस होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी, जबकि सभी सांसद, मंत्री अपने अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा देहरादून में सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल से भी ये कार्यक्रम वर्चुअली जुड़कर देखा जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन देश में अब तक का सबसे बड़ा एकल कार्यक्रम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको आज सुबह 7 बजे की 7 सुपरफास्ट खबरें दिखा देते हैं। यूपी बजट सत्र का आज आखिरी दिन। आज सदन में बजट पास कराएगी भाजपा सरकार। पार्टी ने जारी किया व्हिप। सीएम योगी बजट अभिभाषण पर दोपहर 1 बजे रखेंगे बात। आज भी सदन में हंगामे के आसार। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाकी बचे 2 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हुआ। मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आज सभी 8 उम्मीदवार दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी आज विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे पैसे। सीएम योगी के साथ मंत्री, सांसद भी वर्चुअली जुड़ेंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर संवाद कार्यक्रम में होंगी शामिल। चंपावत उपचुनाव के लिए जारी है मतदान। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। भाजपा की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी है प्रत्याशी। मतदान होने तक नेपाल बॉर्डर पर बंद रहेगी आवाजाही। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की तस्वीर सामने आई। एबीपी गंगा को मिला वजूखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो। सर्वे के दौरान का बताया जा रहा है वीडियो। शिवलिंग होने का दावा। दीवारों पर उकरे मिले त्रिशूल और हाथियों के चिन्ह। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 20 मई को सुरक्षित रखा था फैसला। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी सर्वे वीडियो लीक होने का मामला, जिसमें आज सील पैक लिफाफे कोर्ट में जमा कर सकता है हिंदू पक्ष। चारों लिफाफे कोर्ट में जमा कर सकता है वादी पक्ष। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादी पक्ष ने लिफाफा जमा करने की बात कही थी। और आपको बताएं कि सर्वे वीडियो लीक होने के बाद वादी पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कल उन्होंने वादा किया था कि उनकी तरफ से चारों सीलबंद लिफाफे कोर्ट को जमा कर दिए जाएंगे। और साथ ही उनका दावा है कि सीलबंद लिफाफे कोर्ट को देने से पता चल सकेगा कि वीडियो हिंदू पक्ष ने लीक नहीं किया। दरअसल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 4 सीलबंद लिफाफे दिए थे। बड़ी खबर। दरअसल कल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का वीडियो सामने आया था और ये वीडियो एबीपी गंगा के पास भी है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह होने की गवाही दे रहा है। यहाँ वजूखाने में पानी जमा करने के बाद, जमा कराने के बाद शिवलिंग जैसी आकृति दिखी है। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। मस्जिद की दीवारों के अंदर त्रिशूल की आकृति और हाथी के चिन्ह भी उकेरे गए, ये इस वीडियो में देखा जा सकता है। और अब इस वीडियो के लीक होने को लेकर ही हंगामा है। कुछ तस्वीरें, इस वीडियो के कुछ अंश इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या इस वीडियो में है।
वहीं सर्वे वीडियो लीक होने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उनका दावा है कि ये वीडियो उन्होंने लीक नहीं किया है। उसमें महादेव जी का दिखा रहा है, शिवलिंग दिखा रहा है, वो पूरी तरह से शिवलिंग ही है। देख रहे कितना बड़ा है, वो कितना सुंदर है, लेकिन उसको ऊपर से खंडित किया गया है। देख भी नहीं पाई थी तब आप मुझसे बार बार कह रही थी मन में बड़ा दुख है। अब तो दिख रही है तस्वीरें उनको। टीवी में मैंने देखा, अभी भी टीवी में देखा है, दिखा रहा है, टीवी में देखा है, तो वो तो साफ पता चल रहा है शिवलिंग है। एक तरह से वो हम लोग की आस्था की है, हम लोग के धर्म का जो भी उसे फव्वारा कर अपमान कर रहा है। जो तस्वीरें चल रही हैं वो आई ओपनर है, और जो कुछ हम लोग कहते थे। वकील साहब, ये वीडियो कैसे बाहर आ गया? कोर्ट ने तो कहा था कि अगर वीडियो बाहर आएगा तो कार्रवाई होगी, और वीडियो मिला सिर्फ आप लोगों को है। भाई हम लोगों को वादनियों को मिला है, और ये जांच करे। वैसे लिफाफा अभी ये वीडियो भले आपके पास है, एक बार को हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने लीक नहीं किया, तो लीक कैसे हुआ? तो ये इसी बात के लिए तो कल हम लोग न्यायालय के समझ जाएंगे कि ये जांच का विषय है, इस पे जांच की जाए और सख्त से सख्त जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर ये लीक कैसे हुआ है? और आज हाईकोर्ट में कई मामलों की सुनवाई पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। इसमें लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से लेकर ताजमहल में एंट्री को लेकर सुनवाई होनी है। और जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि आज हाईकोर्ट में किन किन बड़े मामलों की सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, तो सुनवाई को लेकर आज अहम दिन है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले पर सुनवाई है। साथ ही आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर भी फैसला होगा। इसके साथ ही अवधेश राय की हत्या के मामले में भी आज कोर्ट में सुनवाई है। ट्रायल को वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय राय ने भी ट्रायल को ट्रांसफर करने की मांग की है। अवधेश राय केस में मुख्तार अंसारी है मुख्य आरोपी। बिल्कुल, 1991 में वाराणसी में हुई थी अवधेश राय की हत्या, और अवधेश राय केस में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर दूसरे केस में भी सुनवाई है।